अस्सलाम वालेकुम। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हर्ड इम्यूनिटी या गौल की मुदाफ़ियत। ये क्या होती है, ये कैसे डेवलप होती है, इसके फ़ायदे या नुकसानात क्या है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं था। इसकी में लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस कोविड 19 के पेंडेमिक शुरू होने के बाद आई, मार्च अप्रैल में। जब कोविड 19 का पेंडेमिक आया और लोग कंट्रीज़ ने लॉकडाउन शुरू किया, तो उनमें से कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे बल्कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे। अब लोगों में इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी इस टॉपिक के बारे में। लोगों ने सर्च भी बहुत करना शुरू किया। आप देख सकते हैं कि लोग वैक्सीन के बारे में तो कंटिन्यूसली सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी के बारे में उन्होंने सर्च करना उस वक्त शुरू किया जब ये मीडिया में हेडलाइंस बनना शुरू हुई। सबसे पहले यूके ने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया कि वो कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा सेटबैक हुआ। उनके वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी कोरोना वायरस का शिकार हुए और एक तरीके से मौत को छू कर वापस आए। और उसके बाद उन्होंने कोरोना वायरस के ऊपर अपनी पोजीशन चेंज की और उन्होंने फैसला किया कि मुल्क में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसी तरह दूसरा मुल्क जिसने इस पॉलिसी को ओपनली अडॉप्ट किया वो स्वीडन था। स्वीडन में अभी तक मिक्स रिपोर्ट्स हैं, कोई लोग इसके हक में हैं, कोई लोग इसके खिलाफ हैं। और अब तक के ग्राफ के मुताबिक स्वीडन में तकरीबन 2600 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वो कोई बहुत एस्टॉनिशिंग फिगर्स नहीं है, लेकिन उनकी एक पॉलिसी थी और उन्होंने इस पे काफ़ी एक्सटेंसिवली अमल किया और एक तरीके से जिसे कहते हैं ब्रेव स्टेप उठाया है यूके के सिचुएशन को ख़राब होने के बावजूद। हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें सबसे पहले इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करनी चाहिए। इसके बारे में तफसील से हम हो सकता है किसी और वीडियो में बात करें, लेकिन अभी सिर्फ हम थोड़ा बहुत इसको टच करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर किसी बॉडी में आए, जो वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, तो बॉडी का सिस्टम उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस लॉन्च करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई जंग की जाती है। और लोग अमूमन ये समझते हैं कि सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स इस जंग में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इसमें कई किस्म के और सेल्स भी शामिल होते हैं। उसके खिलाफ एक रिस्पांस लॉन्च होता है, तो बॉडी के इनेट इम्यूनाइजेशन कहते हैं। वंस वो बॉडी उस वायरस को, क्योंकि हम कोविड के तनाजुर में इसको देखेंगे, तो ओवरकम कर लेती है, तो उस वायरस की एक मेमोरी सिस्टम में, इम्यून सिस्टम में रह जाती है। इस मेमोरी को एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये इसी तरीके से जैसे किसी पुलिस स्टेशन में किसी मुजरिम की तस्वीर लगी हो। अब जब वो मुजरिम कहीं वहां से गुजरेगा तो उस वांटेड साइन की वजह से वो पहचान में आ जाएगा और उसको गिरफ्तार कर लेंगे। जैसे ही वो वायरस दोबारा बॉडी पे अटैक करता है, उस वक्त या कई सालों बाद भी, तो वो उस मेमोरी की बदौलत वो बॉडी एक सक्सेसफुल रिटेलिएशन लॉन्च कर देती है उस फॉरेन इन्फेक्शन के खिलाफ। तो ये तो हो गई इम्यूनाइजेशन। अब इसी मिसाल को हम एक पूरी पॉपुलेशन पे फिट करके देखते हैं कि शुरू में अगर कोई नया वायरस किसी पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस हो, जैसे कि कोरोना वायरस था, उस पॉपुलेशन में उसके खिलाफ कोई भी इम्यूनिटी नहीं होगी। लोग इन्फेक्ट होंगे उस वायरस से और वो इन्फेक्शन को आगे भी फैलाएंगे। इस पॉपुलेशन में कुछ लोग होंगे जो इस वायरस के खिलाफ कामयाबी हासिल कर लेंगे और उनके अंदर एडेप्टिव इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। दोबारा कभी उस पॉपुलेशन में ये वायरस इंट्रोड्यूस हो तो वो लोग जो एडेप्टिव इम्यूनिटी के हामिल हैं वो इस वायरस का शिकार नहीं होंगे और इस वायरस के आगे फैलाव में भी रुकावट बनेंगे। किसी भी वायरस के फैलाव को हम डिफाइन करते हैं बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर R0 से। अगर एक आदमी वायरस का शिकार है और वो उस वायरस को आगे 4 लोगों में फैलाता है, तो उस वायरस का बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर या R0 4 होगा। अब 4 होने की वजह से वो 4 इसको मजीद 16 बंदों तक फैलाएंगे और वो 16 इसको 64 बंदों तक फैलाएंगे। तो हमें वायरस की फैलाव में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर आएगी। इसी तरीके से किसी भी वायरस का R0 1 से कम हो तो ये वायरस डिमिनिशिंग कर्व पे चला जाता है और खुद ब खुद खत्म हो जाता है। 1 हो तो वायरस सस्टेनेबल अंदाज में चलता रहता है, ना वो बढ़ता है ना कम हो। डिप्थेरिया का R0 6 से 7 होता है, इन्फ्लुएंजा का 2 से 4, पोलियो का 2 से लेकर 14 तक हो सकता है। मुख्तलिफ स्टडीज में इसका मुख्तलिफ फैलाव सामने आया है।
تھا. کسی بھی وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا R0 نمبر 1 سے کم ہونا ضروری ہے. یہ 2 طریقوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا کہ ویکسینیشن پوری پاپولیشن میں کر دی جائے. اب یہ ویکسینیشن کا نمبر ہر بیماری کے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے. جس بیماری کا R0 زیادہ ہو اس کے لیے ہارٹ پروٹیکشن تھریشولڈ زیادہ ہوگا. جیسے کسی بیماری کا R0 اگر 2 ہے تو کم از کم 51% آبادی کو انجیکٹ کرنا ہوگا ہمیں ویکسین سے. یہی تھریشولڈ اگر 4 ہو تو 80% آبادی کو کرنا ہوگا. سو اینڈ اینڈ سو فورتھ. دوسرا طریقہ یہ ہے جو کہ بہت خطرناک طریقہ ہے کہ پوری آبادی یا ہارٹ پروٹیکشن تھریشولڈ کے مطابق آبادی اس وائرس سے ایکسپوز ہو, انفیکٹ ہو اور اپنے اندر اینٹی باڈیز کریٹ کرے. ہارٹ پروٹیکشن کا فائدہ 2 طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک تو دوبارہ ایک وبا پھیلنے کے بعد دوبارہ اس کے پھیلنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. دوسرا کہ وہ لوگ جو ولنریبل پاپولیشن ہے جیسے بچے یا بوڑھے جو کہ ویکسینیشن کو سسٹین نہیں کر سکتے, خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو ویکسینیٹ کیا جائے تو وہ نارمل انفیکشن یا کم درجے کے انفیکشن کو بھی برداشت نہیں کر پائیں گے, وہ امیون ہو جاتے ہیں اس سے کیونکہ ان کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, ان کا ایکسپوجر کم ہو جائے گا عام پبلک سے. اسی طریقے سے اس کا فائدہ وہ لوگ بھی اٹھاتے ہیں جو اینٹی ویکسرز ہیں, جیسا کہ امریکہ میں کافی لوگ ویکسینیشن کے خلاف مہم چلاتے رہتے ہیں اور پاکستان میں بھی پولیو کے خلاف کافی ریزسٹنس کرتے ہیں لوگ. تو یہ لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں انڈائریکٹلی طور پہ کیونکہ یہ یا ان کے بچے تو ویکسینیٹ نہیں ہوئے ہوئے لیکن ان بچوں کے آس پاس جو پاپولیشن ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے, تو وہ ایک طرح سے ان کے گرد ایک پروٹیکٹیو شیلڈ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے وائرس کا ایکسپوجر ان کے لیے کم ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہو گئے ہارٹ پروٹیکشن کے بینیفٹ. کیونکہ کرونا وائرس کی ویکسین آنے میں ابھی بھی تقریباً 1 سال لگے گا, تو بہت سارے ملک یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنی اکانومیز کو اوپن اپ کریں لاک ڈاؤن سے اور ہرڈ امیونٹی کی طرف جائیں اور کوشش کریں کہ بہت زیادہ نقصان نہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے یوزول بزنس کو ریسٹارٹ کرنے کی کوشش. یہ اچھی بات ہے یا یہ بری بات ہے, اس کے بارے میں ہم اس سیریز کے نیکسٹ حصے میں بات کریں گے. میں کیونکہ اس سیریز کو جاری رکھوں گا. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو, آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو, تو اس کو ایٹ لیسٹ اپنے جاننے والوں میں شیئر کریں. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے اس ویڈیو میں تو اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کروائیں گے. بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.